सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी केंद्रीय कैबिनेट ने किस केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की परमानेंट बेंच को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा लद्दाख। तो अभी 20 अगस्त को यूनियन कैबिनेट ने लद्दाख में हाईकोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की परमानेंट बेंच को मंजूरी दे दी है और अभी यह हाईकोर्ट जम्मू और श्रीनगर से काम करता है। लद्दाख में परमानेंट बेंच बनने के बाद यह हाईकोर्ट की तीसरी जुडिशियल लोकेशन होगी। परमानेंट बेंच क्यों जरूरी थी? तो लद्दाख एक दूर दराज और हाई एल्टीट्यूड वाला यूनियन टेरिटरी है। पहले लद्दाख के लोगों को हाईकोर्ट के मामले के लिए जम्मू या श्रीनगर जाना पड़ता था, पर अब नई परमानेंट बेंच से लद्दाख में ही केसेस की सुनवाई हो सकेगी और लोगों के लिए जस्टिस तक पहुंच आसान बनेगी। अच्छा, यहाँ पे कोर्ट से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाऊं। पहले हाईकोर्ट की बात करते हैं। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में हाईकोर्ट का उल्लेख है? तो 214 से लेकर 231 आर्टिकल तक। और टोटल हाईकोर्ट हमारे पास कितने हैं? 25 हैं। 25वां लेटेस्ट है अमरावती हाईकोर्ट। अच्छा, हाईकोर्ट में पहली महिला जज कौन रही? अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। और किसी भी हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट करते हैं। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 217 है। और शपथ दिलाते उस राज्य के गवर्नर। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 219। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 226। और किस अनुच्छेद के तहत एक अभिलेख न्यायालय है हाईकोर्ट? तो आंसर होगा आर्टिकल 215। अच्छा, देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये बना है रांची में। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना था केरल हाईकोर्ट, मलयालम भाषा में। मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा है? सिक्किम हाईकोर्ट। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहां पर शुरू हुआ? केरल के कोल्लम में। केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उद्घाटन भी किया गया था। उसके अलावा भी गुजरात हाईकोर्ट ने कोर्ट के फैसलों में एआई पर रोक लगाई है। अमरावती हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है लिसा गिल। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने सभी सेक्टर में महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, मासिक धर्म अवकाश लागू करने का आदेश दिया है। उसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी में कौन सा स्थान? लामा चौड़ा क्षेत्र में शिफ्ट करने की प्रशासनिक मंजूरी भी दे दी है। और मद्रास हाईकोर्ट ने भी तमिलनाडु की थामिरबरानी नदी को एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा भी दिया है। ठीक है, तो कोर्ट से संबंधित ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न भी साथ में हमने रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ माय भारत नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी कहां पर लॉन्च किया? तो सही उत्तर होगा गांधीनगर में। तो सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के युवाओं को भारत से जोड़ने के लिए अभी एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसका नाम रखा है फ्रेंड्स ऑफ माय भारत। और इसे अभी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने अभी जो गांधीनगर में ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन हुआ था उसी दौरान इसको लॉन्च किया। ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब इस प्लेटफॉर्म का क्या अर्थ हो गया? इसको लॉन्च किया मतलब इसका उद्देश्य क्या है? इसका मतलब है कि अगर भारतीय परिवार का कोई बच्चा अमेरिका, ब्रिटेन या किसी दूसरे देश में रहता है और वह भारत में या भारत के विकास में योगदान देना चाहता है अपना, तो वो योगदान दे पाएगा इस प्लेटफॉर्म के जरिए जिसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ माय भारत। तो इसके जरिए वो भारत से जुड़ सकता है, यहाँ के सामाजिक कार्यों में वॉलंटियरिंग कर सकता है, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के कामों में भाग ले सकता है, भारत की संस्कृति और इतिहास के बारे में जान सकता है, अपने स्थानीय युवा क्लब और गतिविधियों की जानकारी साझा कर सकता है। तो ओवरऑल बात करें एक लाइन में, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के युवाओं को भारत की विकास यात्रा से जोड़ने के लिए ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन्होंने शुरू किया है जिसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ माय भारत। कहां पर लॉन्च किया वो भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत करेगा। और कब करेगा? फरवरी 2027 में भारत नई दिल्ली में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी करेगा। भारत ही क्यों? क्योंकि भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 2027 में इसको स्थापना को पूरे 50 साल हो रहे हैं। इसीलिए 50 साल पूरे होने के मौके पर भारत ये इस बड़े सम्मेलन का आयोजन करना चाह रहा है। तो इस सम्मेलन में होगा क्या क्या? तो दुनिया के कोस्ट गार्ड आपस में चर्चा करेंगे, समुद्र को सुरक्षित कैसे रखा जाए, समुद्र में फंसे लोगों को जल्दी से कैसे बचाया जाए, समुद्र में होने वाले अपराधों को कैसे कम किया जाए, कैसे रोका जाए, समुद्र में प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। मतलब अलग अलग देशों के कोस्ट गार्ड यहाँ पर मिलेंगे और आपस में चर्चा करेंगे इन सभी मुद्दों पर।
ठीक है, इस बार इसका 5वां समिट होगा और भारत में होगा। क्यों होगा वो भी मैंने आपको कारण बता दिया, क्योंकि 2027 में भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना को 50 साल पूरे हो रहे हैं। अच्छा, जो पहला वाला समिट हुआ था ना इस तरह का, वो कब हुआ था? 2017 में, वो टोक्यो जापान में हुआ था। ठीक है, अब 2027 में भारत में होगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स मैं आपको जरूर रिवाइज कराऊंगा, लेकिन भारतीय तटरक्षक बल की हम बात कर लें पहले। इसकी स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 को। और किस समिति की सिफारिश पर स्थापना होती है? तो रुस्तम जी समिति। याद रखना, भारतीय तटरक्षक बल का जो पहला जहाज था उसका नाम था आईसीजीएस कुठार। आईसीजीएस मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, जैसे नौसेना में होता है ना आईएनएस, इंडियन नेवल शिप, उसी तरह से। और इसके पहले महानिदेशक कौन थे? वीए कामत। और वर्तमान में जो 26वें नंबर के महानिदेशक है उनका नाम है परमेश शिवमणि। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और मोटो होता है वयम रक्षाम। अब कुछ समिट्स की हम बात करें तो जैव विविधता से संबंधित कोप 17, इसका आयोजन 2026 में होना है। कहां पर? आर्मेनिया येरेवन में। क्लाइमेट चेंज से संबंधित कोप 31 का आयोजन 2026 में होना है, यही अभी हो चुका है। कहां पर? तुर्की अंटालिया में। दूसरा इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन ये हुआ गांधीनगर गुजरात में। और भारत ने अभी एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया था। कहां पर? नई दिल्ली में। भारतीय नियामक बोर्ड, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक हुई मुंबई में। उसके अलावा भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली में। दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। 7वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का आयोजन हुआ पुणे महाराष्ट्र में। चौथा विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन हुआ गोवा में। 25वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ नई दिल्ली में। और 2027 में एआई समिट होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और 2028 में होगा यूएई में। छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता, इसका आयोजन हुआ बेंगलुरु में। 23वें बायो एशिया 2026 का आयोजन हैदराबाद में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन ये आईआईएससी बेंगलुरु में हुआ। भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये सारे इसी साल के समिट्स हैं, सम्मेलन है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंडियन नेवी भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम, जिसका नाम है टेस्ट प्लिंथ, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? तो सही उत्तर होगा विशाखापत्तनम में। तो अच्छे से समझाता हूं क्या प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये अभी भारतीय नौसेना ने 19 अगस्त को ही विशाखापत्तनम में एक नई टेस्टिंग सुविधा शुरू की है। इस सुविधा का नाम है, इस फैसिलिटी का नाम है लार्स टेस्ट प्लिंथ। और इसका उद्घाटन किया वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने। लार्स का मतलब होता है लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम। अब होता क्या है ये? तो आप यूं समझो, ये एक बड़ी सी मशीनरी होती है, एक मशीन सिस्टम होता है जो क्या मदद करता है, जो क्या काम में आता है। इसकी मदद से हम डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को समुद्र में उतारते हैं और समुद्र से उसको वापस बाहर निकालते हैं। अब आप पूछोगे कि भैया ये डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल क्या है? तो रेस्क्यू व्हीकल से तो समझ में आ रहा होगा, रेस्क्यू करने के काम में एक व्हीकल जैसा कुछ चीज है ये। और डीप सबमर्ज यानी कि पानी के अंदर जाता होगा। पानी के अंदर कौन जाती है? पनडुब्बी। तो हम कह सकते हैं ये एक पनडुब्बी बचाने वाली छोटी विशेष पनडुब्बी है। पनडुब्बी बचाने वाली क्या मतलब? यूं समझो आसान भाषा में कि अगर मानो कभी समुद्र के अंदर कोई भारतीय नौसेना की कोई पनडुब्बी है, सबमरीन है, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, एक्सीडेंट हो गया उसका, और उसके अंदर जो भी इंसान थे वो फंस गए। तो ऐसी स्थिति में ये जो डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल है, जो एक विशेष पनडुब्बी जिसे हम कह रहे हैं, इसे हम उस पनडुब्बी के पास जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसके पास भेजेंगे। उसके अंदर जो भी नौसैनिक हमारे फंसे हुए थे, ये उनको वहां से बचा करके वापस ऊपर लेकर के आती है। और इसी विशेष पनडुब्बी जिसे हम बोल रहे हैं डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, इसको समुद्र से वापस बाहर निकालने या शुरुआत में समुद्र के अंदर भेजने में मदद करती है ये मशीन, जिसका नाम है लार्स। दोनों का संबंध एक दूसरे से है, समझ रहे हो ना? एक क्रेन की तरह समझो, ये लार्स को एक क्रेन है, और ये डीएसआरवी एक छोटी एम्बुलेंस समझो। तो ये मशीन उठा करके उस एम्बुलेंस को पानी के अंदर डालती है, फिर वो अंदर जाती है और अंदर से लोगों को बचा करके वापस ऊपर आती है। ये मशीन फिर उसको समुद्र से बाहर निकालती है। तो एक क्रेन का काम करती है ये LARS। तो अभी इसी LARS जो है ये, जैसे हम बोलेंगे फुल फॉर्म है लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम। तो इसकी और उससे जुड़े जो भी उपकरण हैं उनकी जांच और रखरखाव के लिए हर बार क्या होता था, समुद्र में जाकर परीक्षण करना होता था। लेकिन अभी नौसेना ने जमीन पर ही एक ऐसा टेस्ट प्लेटफॉर्म बना दिया है
कि हमें बार बार समुद्र में जाकर परीक्षण नहीं करना पड़ेगा, उसकी टेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। जमीन पर ही जो भी काम है वो कर लेंगे, खराबी का पता कर लेंगे, क्या मरम्मत करनी है, क्या मेंटेनेंस करना है, वो सब काम बाहर ही हो जाए। इससे समय भी बचेगा, संसाधन भी बचेंगे, तो ये सब फायदा होगा। तो उसी के लिए ये एक नई टेस्टिंग सुविधा शुरू की है, इसी को बोला है टेस्ट प्लिंथ, ये इसका नाम दिया है। और कहां पर शुरू की है? विशाखापत्तनम में। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता था ये, लेकिन मैंने उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश की तो आपको चीज समझ में आ गई होगी। भारतीय नौसेना की चर्चा हो रही है क्योंकि उसी ने ये काम किया है। तो हमारे जो नौसेना प्रमुख हैं वो कौन है? नेवल चीफ कृष्ण स्वामीनाथन है, अभी नए बने थे। और उसी तरह से नौसेना के जो वाइस चीफ बने अभी नए, उनका नाम भी याद रखना, अजय कोचर है। ठीक है ना? अच्छा प्रश्न है ये, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी चर्चा में रही एक बुक है बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव। ये किसकी आत्मकथा है? तो आंसर होगा सोनिया गांधी। तो इंपॉर्टेंट बुक मार्क करना इसको, बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव। सोनिया गांधी की, उन्होंने अपने जीवन पर ये बुक लिखी है, उनकी जिंदगी मतलब ऑटोबायोग्राफी, ऑब्वियसली बात है, उनके जीवन पर ये बुक लिखी गई है। और ये इस साल नवंबर में रिलीज होने वाली है। सोनिया गांधी ने खुद इस बुक को लिखा है, नाम याद रखना, बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव। तो इस किताब में क्या क्या बताया जाएगा? भाई ये इटली की रहने वाली थी सोनिया गांधी, तो उनका बचपन जो इटली में है कैसे बीता, राजीव गांधी से कैसे उनकी मुलाकात हुई इटली में, फिर कैसे उनकी शादी हुई, कैसे वो भारत में आई, भारत में वो अंग्रेजन थी, कैसे उन्होंने भारत में अपने आप को ढाला, गांधी परिवार में गई थी, इंदिरा गांधी के साथ उनका रिश्ता कैसा था, फिर इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, फिर उसके बाद कुछ समय उनके पति राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, फिर राजनीति में प्रवेश हुआ, कांग्रेस में उनकी क्या भूमिका रही, फिर जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया तो वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने पद क्यों ठुकरा दी, मतलब जो भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण जो समय रहा उसके बारे में वो बात करेंगे। ऑटोबायोग्राफी मतलब यही होता है, खुद के बारे में बताएंगी। ठीक है, तो बुक याद रखना आप तो, बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव, सोनिया गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, ये ध्यान में रखना। बाकी अब बुक से ही संबंधित कुछ और प्रश्न आपको रिवाइज करवाएं। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, मनोज मुकुंद नरवणे जी की बुक है, हमारे पूर्व सेना प्रमुख। आप बताओ, इनकी एक बुक है, वो बहुत चर्चा में रही थी। ठीक है, उस बुक का नाम क्या है? फिर एक बुक आई थी वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, हमारे जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे DY चंद्रचूड़, 50वें नंबर की उनकी है ये बुक। और दो बुकें हैं, द बेंच, द बार, द बिजारे एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल। इसको लिखा तुषार मेहता ने, जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। एक बुक है अपनापन, हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज को लिखा रस्किन बॉन्ड ने। बेटर नेवर स्टॉप्स को श्याम श्रीनिवासन ने। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया को PP सत्यन ने। और ये बुक किनके ऊपर है? PN पणिकर के ऊपर है, जिनको लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक नॉवेल आया बाजार, इसको लिखा निरंजन देव शर्मा ने। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टर्डम को लिखा के अरुमुगम ने। व्हेन ऑडिट मैटर्स को विनोद रॉय ने। द सेकंड ऑर्बिट को शुभांशु शुक्ला ने लिखा। और ताइवान ट्रेवलॉग, इस बुक ने 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता और इसको लिखा ताइवानी लेखक यांग शुआंगजी ने। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है लिन किंग ने। उसके अलावा CBN@361 डिग्री पॉलीमेथ, इसको लिखा शाखामुरु श्रीनिवास प्रसाद ने। और एक बुक आई थी आतियार द यूनिफायर, ओ शमा भट्ट और डॉक्टर MN सुधा ने लिखा। मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अब्रॉड डेंजर, एक्चुअली में ये बुक 2027 में लॉन्च होगी, इसको लिखा है काजुओ इशिगुरु ने। ये बड़ा फेमस नाम है क्योंकि 2017 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था और इनकी है ये बुक है। द वॉइस ऑफ जस्टिस, ये जो बुक है आप कह सकते हो भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस BR गवई, उनके विभिन्न भाषणों, व्याख्यानों या विचारों का संग्रह है, कलेक्शन है। ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद जी, उनकी आत्मकथा है। और जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू, उदयगिरी से उपराष्ट्रपति तक, ये हमारे पूर्व जो वाइस प्रेसिडेंट रहे M वेंकैया नायडू जी, उन्हीं के जीवन पर आधारित ये एक हिंदी पुस्तक है जिसको लिखा Y लक्ष्मी प्रसाद ने, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये अभी लेटेस्ट सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमने रिवाइज कर ली, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में इंडिया डे फेस्टिवल कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा रशिया में। इंडिया डे फेस्टिवल रशिया की राजधानी मॉस्को में मनाया जा रहा है एक बड़ा भारतीय सांस्कृतिक मेला है। अभी 20 से लेकर 23 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य था भारत और रशिया की दोस्ती और दोनों देशों की संस्कृतियों को लोगों तक पहुंचाना। थीम क्या रही? संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती। मतलब ये एक ऐसा बड़ा मेला है जहां रूस के लोग भारत का खाना, नृत्य, योग, आयुर्वेद,
कपड़े, कला और भारतीय परंपराओं को एक ही जगह पर देख पाएंगे और अनुभव कर सकते हैं। तो इसका मकसद भारत और रूस के लोगों के बीच दोस्ती और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना था। ठीक है, इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन रशिया की कैपिटल मॉस्को में हुआ। थीम मैंने आपको बताई दी है, संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती। अब बात रशिया की हो रही है तो ये रहा मैप में रशिया, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। रशिया की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। अच्छा, रशिया से एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है। अभी जो फ्रेंच ओपन आपको बताया ना, टेनिस का जो सबसे बड़े जो इवेंट होते हैं वो ग्रैंड स्लैम 4 इवेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो अभी जो फ्रेंच ओपन हुआ था उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल एक रशियन ने जीता था। उनका नाम है मीरा एंड्रीवा। उन्होंने यहाँ पे माजा च्वालिंस्का को हराया था जो कि पोलैंड से है, और मीरा एंड्रीवा का ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब भी है। और इस तरह से फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली वो सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गई है। अभी रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सैंड आर्टिस्ट कौन बने थे? जो सुदर्शन पटनायक हैं, उड़ीसा में ये रहते हैं। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सिल्वर लोन के लिए खास ब्रांच खोलने वाली भारत की पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस। तो पॉल मर्चेंट फाइनेंस अभी इसने अगस्त में चंडीगढ़ से चांदी के बदले लोन देने की अभी फैसिलिटी शुरू की है। यानी कि अगर आपके पास चांदी के गहने हैं या पात्र चांदी है, चांदी की बट्टी वगैरह है, तो उसे आप गिरवी रख करके पैसे उधार ले सकते हैं। मतलब चांदी के बदले आपको पैसा मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। कितने तक का लोन मिल सकता है? 2,000 रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। आपकी डिपेंड करेगा चांदी कैसी है, कितनी है आपके पास। यहाँ पे आप जो भी चांदी लेकर के आओगे, शुद्धता की जांच होगी, मशीन से जांच होगी, इससे पता लगेगा कि चांदी कितनी शुद्ध है। आप कहोगे कि ये कौन सी नई बात होगी? गोल्ड लोन या जो भी सिल्वर लोन है वो तो अभी भी मिल जाता है। सुनार के पास जाओ, मोहल्ले में सुनार होते हैं, मार्केट में सुनार की दुकानें होती है बहुत सारी, सर्राफा मार्केट जिसे आप कहते हो, वहां पे भी हो जाता है ये काम तो। लेकिन इनका कहना है कि वहां पे एक्चुअल वैल्यूएशन आपको नहीं देते, आपको नहीं पता। वो देखता है हाँ ये इतना पुराना है, ये वो है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं और आपको पैसा देते हैं, भैया लेना हो तो ठीक, नहीं तो नहीं। और मजबूरी होती है तो लेना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि हम मशीन से जांच कराएंगे और एक्चुअल में जो भी वैल्यूएशन आएगी उस समय के हिसाब से वो आपको पूरी वैल्यूएशन मिलेगी। जांच आपके सामने होगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगी। और जो मार्केट में आपसे ब्याज लिया जाता है तो वो ब्याज दर भी हमारे पास कम होगी, मतलब कम ब्याज में आपको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। मार्केट में जो लोकल जो दुकानें होती है वहां से आपको फायदा मिलेगा, पारदर्शिता होगी, ब्याज आपको सही मिल जाएगा। वो ज़्यादा में देंगे, हम कम में देंगे, ये इनका कहना है। तो इस तरह से ये पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस ने अभी चंडीगढ़ से ही ये लोन, सिल्वर लोन को शुरू किया है। और इस तरह से ये भारत की पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन गई है जिसने खास तौर पर सिल्वर लोन के लिए भी डेडिकेटेड ब्रांचेस शुरू की है। अच्छा, है कहाँ की ये कंपनी? इसकी बात कर लें। इसकी स्थापना होती है 2010 में, मुख्यालय इसका चंडीगढ़ में ही है, वहीं से इसने इसको शुरू किया है। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री सतपाल बंसल। और ये कंपनी मुख्य रूप से गोल्ड लोन, प्रॉपर्टी लोन, पर्सनल लोन और जो भी वित्तीय ऋण सेवाएं होती हैं वो देने का काम करती है। इसी फील्ड में है मतलब ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। कुछ इसी तरह के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा बैंकिंग से संबंधित या फाइनेंस से संबंधित। जैसे बात करते हैं, भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा था? HDFC बैंक। लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक भी बना था HDFC। UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना था पेटीएम पेमेंट बैंक। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बन गया है केरल। और रिसाइकल्ड PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था HSBC बैंक ने। भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया था हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था एक्सिस बैंक ने। रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे और किस बैंक ने मिलकर लॉन्च किया? तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। फोन पे को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI की मंजूरी मिल गई है। कोटक महिंद्रा बैंक ने देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस जारी कर दिया। और वीजा के सहयोग से भारत का पहला USD आधारित डेबिट कार्ड अभी किसने लॉन्च किया? तो ICICI बैंक ने। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब भी। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे भी कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 23 अगस्त को। हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम 23 अगस्त को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि आपको याद होगा 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करवाई थी। तो
इस उपलब्धि के सम्मान में भारत सरकार ने ये 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाना शुरू किया। पहली बार 2024 में इसको मनाया था। थीम क्या है इस बार की? टूवर्ड्स विकसित भारत, इनोवेटिंग, कोलेबोरेटिंग एंड एस्पायरिंग टू ग्लोबल स्पेस लीडरशिप। चंद्रयान 3 की बात कर लेते हैं। इसको हमने लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को, और ये वहां पर लैंड किया था 23 अगस्त 2023 में। कहाँ से हमने इसको लॉन्च किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कौन सा रॉकेट था? LVM-3M4, जिसे बाहुबलिया फेट बॉय भी कहते हैं। इसमें जो लैंडर था उसका नाम विक्रम है, जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? P वीर मुथवेल। और जिस पॉइंट पर, चंद्रमा के जिस पॉइंट पर ये लैंड किया था उसको हमने नाम दिया था शिव शक्ति पॉइंट। और इस तरह से आप कहोगे ये लैंड कहाँ किया था? ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया था, सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और इस तरह से देखेंगे दुनिया में हम पहले देश बने थे जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। वैसे तो चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाले हम दुनिया में चौथे देश बने थे, लेकिन साउथ पोल के हिसाब से देखोगे तो हम पहले देश हैं। और आपको ये पॉइंट भी बता दूं कि अभी 2026 का गोडाई एस्ट्रोनॉटिक पुरस्कार भी इसरो को मिला था इसी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना। बाकी डे वाला ही प्रश्न है, तो चलो अगस्त के फिर से इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कराएं आपको। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस हो गया। 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब डे और वर्ल्ड लंग कैंसर डे। 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को, एक तो महाराष्ट्र जो है MS स्वामीनाथन जी की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मना रहा है। बाकी हम हिंदुस्तानी या पूरे हिंदुस्तान में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस मनाते हैं। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, जिसे अगस्त क्रांति दिवस भी कहते हैं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे। 10 अगस्त को ही वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। ये तो हो गया ना। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस और वर्ल्ड मॉस्किटो डे। और 21 अगस्त को अभी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में हमने मनाया। ठीक है, तो ये अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए हमारे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारतीय सेना ने अदब और सकाफत लिटरेरी फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया? तो आंसर होगा इसका कारगिल में। तो क्या है ये अदब और सकाफत साहित्यिक महोत्सव 2026? तो ये एक तरह का साहित्य और संस्कृति से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया भारतीय सेना ने अभी 19 अगस्त को। कहाँ पर? सरकारी डिग्री कॉलेज कारगिल लद्दाख में आयोजन किया इसका भारतीय सेना ने, जिसका मुख्य विषय क्या रहा? लद्दाख हाईलैंड की संस्कृति का उत्सव। तो आयोजन करने का उद्देश्य क्या था? तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था लद्दाख की पुरानी संस्कृति और परंपराओं को बचाना और आगे बढ़ाना। इसमें लद्दाख की भाषा और साहित्य को बढ़ावा दिया गया, वहाँ की लोक कथाओं और कलाओं को सामने लाया गया। स्थानीय कवि और लेखक शामिल हुए इसमें। छात्र और शिक्षक, जो शिक्षक हैं उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और मुख्य रूप से अगर एक लाइन में बताऊं तो इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं को ये समझाने की कोशिश की गई कि वे अपनी पुरानी संस्कृति, साहित्य, परंपराओं और विरासत को न भूलें और उसे आगे की पीढ़ी तक पहुंचाएं। यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। भारतीय सेना ने इसका आयोजन किया। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? आर्मी चीफ कौन है? धीरज सेठ है। और हमारे आर्मी चीफ के इंडियन आर्मी के वाइस चीफ कौन है? संदीप जैन है। अच्छा, धीरज सेठ को अभी कौन सा सम्मान मिला था और किस देश ने दिया था? अभी 2-3 दिन पहले ही हमने पढ़ा था। कल जो हमने वीकली करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ी थी वहां पर भी ये प्रश्न मैंने आपको करवाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर दो कि अभी किस देश ने धीरज सेठ को एक सम्मान दिया था और वो कौन सा देश था? ठीक है, बताओ आप। बाकी ये फेस्टिवल वाला प्रश्न है, फेस्टिवल से ही कुछ प्रश्न मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ। अभी अट्टुकल पोंगल त्योहार मनाया गया था केरल में, जो कि 10 दिनों तक मनाया जाता है। हट्टेर रसाला उत्सव महाराष्ट्र के जलाना शहर में मनाया गया। जनजातीय कला उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। जल महोत्सव 2026 अभियान हुआ गुजरात में। आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि परब 2026 कहाँ पे मनाया गया? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर। और पंचूडोला उत्सव उड़ीसा में। चापचारकुट महोत्सव मिजोरम में मिजो जनजाति के द्वारा। भारत जनजाति महोत्सव आयोजन हुआ नई दिल्ली में। सरहुल महोत्सव झारखंड में। माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन हुआ गुजरात में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर की पानी सप्लाई और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया? तो सही उत्तर होगा चेन्नई। समझौता किया मतलब
पैसा लिया होगा। तो अभी चेन्नई शहर में पानी और गंदे पानी यानी कि सीवर की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 230 मिलियन डॉलर लगभग 1930 करोड़ रुपए ले लिए हैं। एक तरह का लोन ही है ये। तो इस पैसे से अगर सही जगह इस्तेमाल होता है तो क्या क्या होगा, लोगों को ज़्यादा साफ और भरोसेमंद पानी मिलेगा, या यूं कहूं कि मिल सकता है। सीवर व्यवस्था बेहतर हो सकती है, पानी की बर्बादी और सिस्टम की समस्याएं कम करने में मदद मिल सकती है, कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ सकती है, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से निपटान में चेन्नई ज़्यादा सक्षम हो सकता है। लगभग 45 लाख लोगों को इस परियोजना से लाभ मिल सकता है अगर ये पैसा सही जगह पर लग सकता है। बाकी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर लें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती 1966 में। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, हेड है मसातो कांडा। टोटल मेंबर कंट्रीज हैं इसमें 69 नंबर का है इजराइल। ठीक है, बाकी भैया ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ में यार शेयर करा करो, अपने स्टडी ग्रुप में यार शेयर कर दिया करो। बाकी पीडीएफ और प्रैक्टिस के लिए जो क्विज है वो आपको मिल जाती है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। और डेली संडे को हमारी वीकली करंट अफेयर्स वाली क्लास आती है। पूरे वीक में जो भी हमने पढ़ा है करंट अफेयर्स में, तो उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका हम क्विक रिवीजन करते हैं, ताकि पूरा वीक को हम एक बार समराइज जरूर कर लें, ताकि जो भी हमने इतना सारा पढ़ा है भूल ना जाए। तो समराइज करना बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो वीकली क्लास ज़रूर देखा करें। मैंने तो बीच में बंद कर दिया था वीकली बनाना भी, लेकिन आप लोगों ने कहा कि बनाइए, तो कम से कम यार रेस्पॉन्स तो दो। मेहनत तो लगती है ना, उसको रेस्पॉन्स नहीं मिलता सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो रेस्पॉन्स दीजिए। आप देख रहे हैं अच्छी बात है। अब आप ये भी कहोगे कि दूसरे नहीं देख रहे हो, उसमें हम क्या करें यार, मैं तो देख रही हूँ। ठीक है, लेकिन कम से कम यार आपके फ्रेंड सर्कल तो होगा ही सही, उसमें कुछ लोग तो हैं जो वीकली देखते ही होंगे, तो उनके साथ तो शेयर कीजिए कम से कम, इतना तो आप कर ही सकते हैं। बाकी चलो अभी कल का रिवीजन करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि भारत का पहला एआई पेमेंट फाउंडेशन मॉडल वल्कन अभी किसने लॉन्च किया, तो आंसर होगा रोजर पे ने। फिर पूछा किस राज्य के सुमेर सिंह भाटी को मंगोलिया में रेजिलेंट रिस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया, तो ये राजस्थान के हैं। फिर पूछा अपील और शिकायत पोर्टल एपकॉम्स 2.0 को लॉन्च किया केंद्रीय सूचना आयोग ने। फिर पूछा भारत नेपाल की सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर केंद्रीय संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई, तो आंसर होगा देहरादून में। फिर पूछा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आंसर होगा सिंगापुर में किया गया। सरला पुरस्कार 2026 किसे दिया गया, आशुतोष परिदा को दिया गया। उनके कविता संग्रह विश्वास दे पृथ्वी के लिए। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया अभी 21 अगस्त को। गुरु दुर्गाचरण रणबीर को इला बंसीधर पांडा कला सम्मान 2026 किस क्षेत्र में मिला, तो प्रदर्शन कला के क्षेत्र में। और अजय ए कुमार को भारत का अगला राजदूत बनाया गया कहाँ पर, तो आंसर होगा इराक में। और कर्नाटक सरकार ने छात्रों को एआई और कोडिंग की शिक्षा किस कक्षा से शुरू करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा कक्षा 6 से। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो होमवर्क प्रश्न में पूछा था खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में टॉपर कौन रहा, तो आंसर होगा कर्नाटक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।